अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। पहले मौजूदा हुकूमत के लिए कहा जाता था कि शायद अपोजिशन तहरीक जो है वो इनका सबसे बड़ा चैलेंज है, लेकिन लगता यूं है कि महंगाई सबसे बड़ा चैलेंज है। आज सुबह से महंगाई के हवाले से जो खबरें हैं वो आपके सामने हैं, लेकिन इस महंगाई के पीछे क्या कुछ है। गुज़िश्ता रोज़ काबीना के इजलास में भी हमने देखा कि महंगाई के ऊपर बड़ी बहस हुई, वज़रा भी काफ़ी नाराज़ हुए, कहा ब्यूरोक्रेसी जो है वो काम नहीं करने देती, ब्यूरोक्रेसी की वजह से जो है वो महंगाई भी बढ़ रही है। जो बर वक्त इकदाम थे गंदम चीनी के हवाले से वो नहीं लिए गए। आज हमने देखा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब लाहौर के दौरे पर, लाहौर में वज़ीर आला बुज़दार साहब से उनकी मुलाकात, अशियाए ज़रूरियात की कीमतों, उनके इंतज़ामात और जिस तरह से महंगाई को कंट्रोल करने के लिए तमाम तर इक़दाम किए जा रहे हैं उस पर बाकायदा ब्रीफिंग भी ली गई। रावी डेवलपमेंट अथॉरिटी के हवाले से भी उन्होंने सारी ब्रीफिंग भी लेनी थी। आज एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी वहाँ साइन किया गया। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट उनके लिए था वो था सेहत के कार्ड का इजरा, जिसकी जो एक अहम इजलास था उसकी उन्होंने सदारत भी की। और उसके बाद इंसाफ डॉक्टर फोरम से खिताब उन्होंने किया। जो इंसाफ डॉक्टर फोरम से खिताब किया तो वज़ीर आज़म ने यह कहा कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के स्टेज पर तमाम करप्ट लोग जमा हो गए हैं, शोर मचा रहे हैं और करप्ट लोगों को जेलों में भेजा जाएगा, वही उनकी जगह है। उनका साथ में ये भी कहना था कि जो मर्जी कर लें इनका एहतसाब जरूर होगा। माफिया के हाथों कुछ वजीर आजम परेशान नजर आए। आपने सुना होगा कि वजीर आजम इमरान खान साहब कई बार आटा चीनी माफिया का जिक्र कर चुके हैं, लेकिन आज उन्होंने कहा कि अस्पतालों में भी माफिया मौजूद है और ये माफिया अदालतों से जाके हुक्म इम्तना ले लेता है। तब्दीली के हवाले से बात करते हुए कि लोग सवाल करते हैं कहाँ है नया पाकिस्तान। नया पाकिस्तान सिर्फ एक स्विच दबाने से नहीं बनता, बल्कि वजीर आजम इमरान खान साहब ने कहा कि ये माफिया ही है जो सिस्टम को तब्दील नहीं होने दे रहा। इसके साथ साथ कोरोना वायरस के हवाले से भी उनका जिक्र था कि दूसरी लहर का इंदिया उन्होंने दिया है। जो गुज़िश्ता रोज़ जो वज़ीर आज़म के स्पेशल असिस्टेंट ऑन हेल्थ हैं डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब, उन्होंने भी जिक्र किया और कहा कि ये 2 माह वज़ीर आज़म ने कहा है बड़े ही अहमियत के हामिल हैं, खुसूसन लाहौर के लिए, कराची के लिए, पेशावर के लिए, क्वेटा के लिए, जहां पर जो बढ़ती हुई सर्दी है उस ज़माने में वायरस भी बहुत होता है और देखने में आ रहा है कि कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा हो रहा है। लिहाजा तमाम तर लोग अपने सारे हिफाजती इक़दामात ज़रूर अपनाएं, यानी मास्क ज़रूर पहने। और इस्लामाबाद में तो इस हवाले से हमने ये भी देखा है कि दफ़ा 144 का निफाज भी किया गया है कि जो लोग मास्क नहीं पहनेंगे जाहिर है कि फिर इंतज़ामिया उनके खिलाफ एक्शन भी लेंगी। आज इन तमाम तर डेवलपमेंट्स का बताने का मकसद यही था कि आज हमारा सवाल यही होगा, जो मौजू है वो यही है कि क्या वज़ीर आज़म माफिया के हाथों परेशान है, क्या माफिया को शिकस्त नहीं दे पा रही ये हुकूमत, ये माफिया है कौन। इस वक्त हमारी हुकूमत के लिए सबसे ज्यादा बड़ा चैलेंज क्या है, अपोजिशन की तहरीक, महंगाई पर काबू या कोरोना वायरस। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराते चलो। हमारे साथ तशरीफ फरमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पंजाब असेंबली की मेंबर हैं उज़मा कारदार साहिबा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन लाहौर स्टूडियो। उनके साथ तशरीफ फरमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं राना अरशद साहब, आपका बेहद शुक्रिया। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्जिया निगार हैं सलमान आबिद साहब, इन्होंने भी लाहौर से ज्वाइन किया है, आपका भी बेहद शुक्रिया। सलमान साहब, गुफ्तगू का आगाज मैं आपसे करना चाहूंगी बिफोर आई एक्चुअली आस्क रीजंस फ्रॉम उज़मा कारदार साहिबा। जाहिर है तहरीक इंसाफ की हुकूमत को काफ़ी चैलेंजेस दरपेश हैं। आपके नज़दीक इस वक्त मौजूदा हुकूमत के लिए, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? ये माफिया, बढ़ती हुई महंगाई, कोरोना वायरस या फिर अपोजिशन की तहरीक? देखिए, मेरे ख्याल के मुताबिक तो सबसे बड़ा चैलेंज जो इस वक्त हुकूमत को दरपेश है वो माशी सूरत हाल का है और उसके नतीजे में पैदा होने वाली बदहाली, बेरोजगारी और बढ़ती हुई महंगाई पर काबू ना पाना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। और मैं इसी को सबसे बड़ा खतरा समझता हूं इस हुकूमत के लिए पीडीएम के मुकाबले में। अच्छा देखिए, सिर्फ हुकूमत माफिया से शिकार नहीं है नादिया नकी साहिबा, पाकिस्तान का हर शख्स पाकिस्तान में मौजूद हर सतह के माफिया से नाला नजर आता है। लेकिन सवाल ये है कि ये जो माफिया है इसको तोड़ना किसने? मैंने और आपने तो नहीं तोड़ना, इसको तो तोड़ना रियासती इदारों की मदद से, हुकूमती इदारों की मदद से, इंतजामी इदारों की मदद से, कानूनी इदारों की मदद से हमने इसको तोड़ना था। अब हुकूमत जब ये कहती है कि हमें हर तरफ से माफिया का सामना है, तो एक सतह पे वो ये एतराफ करती है कि हुकूमत की रिट भी कमजोर है,
اور ساتھ ساتھ وہ یہ بھی اعتراف کرتی ہے کہ مافیا کو توڑنے میں ان کو ناکامی کا سامنا ہے. بے شک. اب میں ہمیشہ سے کہتا ہوں نادیہ کہ پاکستان میں جمہوریت اور حکومت کے مقابلے میں مافیا زیادہ سٹرونگ ہو چکا ہے. لیکن اس کو توڑنے کے لیے آپ کو ایک بڑی سیاسی حکمت عملی درکار ہے, پولیٹیکل اسٹیبلٹی درکار ہے, حکومت اور اپوزیشن درمیان اتحاد درکار ہے, جو انفارچونیٹلی نہیں ہے پاکستان میں. اس وجہ سے یہ مافیا کا طبقہ جو ہے, چاہے وہ کسی بھی شعبے میں بیٹھا ہے, وہ جب حکومت پہ بھاری ہوگا تو حکومت کے لوگ یا وزیر جو ہے یا ارکان اسمبلی جو ہے وہ کمزور ہوتے ہیں. اچھا پہلے اسی بات کو ذرا آگے بڑھا لیتے ہیں نا سلمان صاحب, ذرا عظمیٰ کاردار صاحبہ سے پوچھ لیتے ہیں. بڑی صحیح بات آپ نے اس وقت اجاگر کی ہے. عظمیٰ کاردار صاحبہ, وزیر اعظم کا یہ کہنا کہ مافیا جو ہے وہ سسٹم کو تبدیل نہیں ہونے دے رہا اور ظاہر ہے کہ وہی حائل ہے, یہ اعتراف بھی ہے اپنی ناکامی کا, اور جو مشکلات ہیں آپ کو اس مافیا کو شکست دینے میں, یہ بتائیں گے یہ مافیا ہے کون آخر کہ اتنی بڑی حکومت میں سیم پیج پر ہونے کے باوجود, تمام تر سپورٹ ہونے کے باوجود بھی آپ کی حکومت جو ہے وہ مافیا کو شکست نہیں دے سک رہی؟ بہت شکریہ نادیہ, آپ نے مجھے انوائٹ کیا. تھینک یو سو مچ. آلویز اے پلیزر. آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ اداروں کو کمزور کر دیں, سسٹم آپ کا جب ویک ہو جائے, انڈیویجلز آپ کے جب سٹرونگ ہو جائیں اور وہ جب چاہیں اداروں سے کھلواڑ کر سکتے ہیں یا اداروں کی آنکھ بچا کے, تو وہ کوئی بھی قانون کے دائرے سے باہر رہ کے وہ کام کرنا ان کے لیے آسان ہو, پکڑ ان کی نہ ہو سکے, تو پھر یہی ہوتا ہے جو کہ پاکستان میں ہوا ہے. یہاں پہ آپ یقین کرو, پرائم منسٹر عمران خان جب سے حکومت میں آئے ہیں, انہوں نے غریب آدمی کی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے ایک جہاد سمجھ کے اس عہدے کو سنبھالا ہے, اور وہ دن رات ان کی یہی کاوش ہے کہ کسی طریقے سے غریب کو سہولت ملے, اس کی زندگی میں وہ تمام اس کو فنڈامنٹل رائٹس ملیں جو کہ ایک آئین اس کو دیتا ہے. تو کیا غریب آدمی کو سہولت دینے میں کامیابی ہوئی ہے ان 2 سالوں میں؟ جی, اب دیکھیں بالکل کچھ شعبوں میں تو ہوئی ہے, جس طرح آپ نے انصاف صحت کارڈ کی بات کی, وہاں تمام جتنی بھی ہماری کے پی کی جو پاپولیشن ہے ساروں کو انصاف صحت کارڈ پہنچ گیا. اس کا مطلب ہے کہ وہ پرائیویٹ اداروں میں یا گورنمنٹ اداروں میں 7,20,000 کا وہ علاج کروا سکتے ہیں. بہت بڑی سہولت ہے ایک بندے کے لیے, ایک غریب کے لیے, جس کے پاس دوائیوں کے لیے آپ کو پتہ ہے اتنے پیسے نہیں ہوتے ہیں جب بیماری گھر میں آتی ہے, خصوصاً جب آپ کی حکومت دواؤں کی قیمتوں میں بھی ہوش ربا اضافہ بھی کر دیتی ہے. آج تو 94 ادویات کی قیمتوں میں آپ لوگوں نے اضافہ کر دیا, اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو چکا ہے. وہ جو دوائیاں ہیں ان کے لیے بھی دیکھیں بہت انڈر گراؤنڈ چلی گئی تھیں, وہ بھی لوگوں نے ہورڈنگ شروع کر دی تھی اور نکال نہیں رہے تھے, اور ان کا مارکیٹ میں شارٹ ہو گئی تھیں. اس لیے حکومت کو یہ ایک قدم اٹھانا پڑا. یہاں پہ بھی مافیا ہے, ہر جگہ مافیا ہے, چاہے وہ آئل بھائی, تو اس ملک میں مافیا کے علاوہ کچھ ہے؟ اب آپ بتائیں نا کہ یہ کیا سسٹم چھوڑ کے گئے تھے ہمارے لیے جہاں مافیا. اب ہم نے پنجاب میں جو اس وقت ہم نے جو اقدام لیے ہیں, سب سے پہلے نادیہ ہم نے آرڈیننس پاس کی ہے جس میں ہورڈنگ کے لیے 3 سال کی قید جو ہے وہ سجیسٹ کی گئی ہے, اور بہت بھاری جرمانہ ہے, اور جو بھی ریکوری ہوگی وہ آکشن ہوگی, آدھی سرکار کے پاس جائے گی اور آدھی کو آکشن کیا جائے گا. تو یہ ایک بہت بڑا قدم لیا ہے پنجاب حکومت نے کہ انہوں نے قانون سازی کی ہے ہورڈنگ کے خلاف اور منافع خوری کے خلاف. یہ پہلا سٹیپ ہے, اور تقریباً لاکھوں کے فائن اس وقت ہو چکے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ پرائم منسٹر نے اب ٹائیگر فورس کی ایک ذمہ داری بھی لگائی ہے صرف آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے, کیونکہ ٹائیگر فورس گراس روٹ لیول پہ وہاں پہ ہمارے موجود ہیں, اور وہ ان کو پتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے. سو ٹائیگر فورس مافیا کو توڑنے میں ایڈمنسٹریشن کو بتانا ہے, ایڈمنسٹریشن کا کام ہے ایکشن لینا. اچھا, تو یہ اس کا مطلب ٹائیگر فورس آئیڈینٹیفائی کرے گی نا کہ یہ بھی مافیا ہے, یہاں بھی مافیا ہے, اور ایڈمنسٹریشن کو بتاتی رہے گی.
जी जी बिल्कुल। अच्छा, मैं ज़रा राना साहब को भी शरीक गुफ्तगू कर लूँ। राना साहब, किस किस्म का आपने ये सिस्टम छोड़ा? हर वक्त शहबाज गिल साहब हों, मोहतरमा उज़मा कारदार साहिबा हों, इमरान खान साहब हों, हर वक्त जिक्र करते हैं कि मतलब कहाँ से लेकर आ गए थे ये माफिया जो हर जगह पर है। अभी इन्होंने जिक्र किया ड्रग माफिया के, आगे भी ज़ाहिर घुटने ठेके ना इस हुकूमत ने, तभी तो अद्वियात की कीमतों में भी इजाफा हो गया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया अकीब साहबा, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके टीवी चैनल, आपकी पूरी टीम का। और आप क्योंकि खुद बड़ी फहम और फरासत रखती हैं ऑन ग्रास रूट, आपकी बड़ी आवाम की नब्ज़ पर आपकी नज़र है। मैं सिर्फ यही अर्ज करूँगा कि हमने जो कुछ छोड़ा था, हम तमाम अपनी इंसान अक्ल कुल नहीं होता, इंसान अशरफुल मखलूकात होने के बावजूद गलतियों का पुतला है। हमने गलती की कि हमने गरीब आवाम को तमाम तर माफिया के प्रेशर के बावजूद चीनी 50 रुपए किलो रखी। और आज माशाल्लाह रियासत मदीना के दावेदार गरीबों के हमदर्दों ने 115 रुपए चीनी का रेट कर दिया है। हमने कुकिंग ऑयल 115 से 120 रुपए रखा था और आज कुकिंग ऑयल और घी का अंदाजा लगा ले 270 से 80 रुपए रेट हो चुका है। हमने तो पुराने पाकिस्तान में सोने गोल्ड का जो रेट था वो 51,000 तोला था। आज माशाल्लाह गरीबों के हमदर्दों ने 1,28,000 तक रेट ले गए हैं। नहीं, लेकिन सोने की कीमतों से हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं होता, तो इंटरनेशनल प्राइसेस। मैं करना चाहता हूं, फरमाने इमरान नियाज़ी साहब के जब डॉलर 1 रुपया महंगा होता है तो वजीर आजम करप्ट भी होता है, चोर भी होता है, डाकू भी होता है। तो 104 पैसे डॉलर 159 रुपए तक लेके गए हैं, 170 रुपए तक इमरान खान साहब लेके गए हैं। पाकिस्तान का रुपया जो है वो 60% डीवैल्यू कर दिया है इस जालिम हुकूमत ने। अच्छा। हाँ, चने की दाल 65 रुपए किलो थी, आज 200 रुपए किलो हो गई है। और सबसे बढ़कर जो मुल्क के ऊपर कर्जे थे वो 29,000 अरब डॉलर थे, आज वो 43,000 डॉलर को क्रॉस कर चुके हैं। एक चीज राना साहब एक चीज बता दीजिए ना, आपके नजदीक, बिल्कुल एक लाइन में बिफोर आई टेक अ ब्रेक, आपके नजदीक हुकूमत के लिए माफिया को शिकस्त देना मुश्किल काम होता है? कोई मुश्किल नहीं, नॉट एट ऑल। मैं शबाशी साहब की कैबिनेट में मेंबर था, कैबिनेट मीटिंग होती थी, चीफ सेक्रेटरी और आईजी साहब नोट करते थे, विद इन 5 मिनट वो तमाम डायरेक्शन कमिश्नर, आरपीओ, डीपीओ, डीसीओ, तहसीलदार और एसएचओ तक पहुंचती थी और अमल दरामद होता था। वहां पर जहां पर इशू ये है, माफिया, चीनी माफिया इनकी कैबिनेट में मौजूद है, बिजली माफिया नदीम बाबर इनकी कैबिनेट में मौजूद है। आज आटा महंगा हुआ तो वो समीउल्लाह को, मिनिस्टर को कुर्बानी दे दी, उसके जिम्मेदार तो कोई और नहीं था, खुद इमरान खान साहब, उस्मान बुज़दार साहब। और उससे बढ़कर मैं समझता हूं चौधरी सरवर जो गवर्नर हैं, जहांगीर तरीन है, माफिया जिनकी जेब में है, चीनी देखें। अच्छा, अब आपने जो ये कहा कि माफियाज जो है वो इनके इर्द गिर्द हैं, इनके वुज़रा की आपने नाम लिए, मैं एक ब्रेक लूंगी, सलमान आबिद साहब से भी पूछेंगे कि चाहे कोई भी हो माफिया, एक हुकूमत अगर माफिया को शिकस्त नहीं दे सकती, अगर वो अपने ऑर्डर्स उसी तरह से लेटर एंड स्पिरिट में अमल दरामद नहीं करा सकती, तो फिर वो हुकूमत किस काम की? लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। सलमान आबिद साहब हमारे साथ हैं, उज़मा कारदार साहिबा हमारे साथ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब असेंबली की मेंबर, और राना अरशद साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। आज फिर जिक्र किया है वजीर आज़म ने माफिया का, जो सिस्टम को तब्दील नहीं होने देती। सलमान आबिद साहब, माफिया हर जगह मौजूद होता है। उज़मा कारदार साहिबा ने कहा, देखिए ट्रांसपोर्ट माफिया होता है, ड्रग माफिया होता है, अब ये जो अद्वियात वाली ड्रग की मैं बात कर रही हूँ, फिर जाहिर है लैंड माफिया भी होता है इसमें, फिर वो क्रिमिनल वाले माफिया भी सारे आ जाते हैं, फिर आटा चीनी भी आ जाता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, क्या हुकूमत ये कहकर बरियो ज़िम्मा हो सकती है कि जी यहाँ पर माफिया हैं, सिस्टम को तब्दील नहीं होने दे रहे? कभी ब्यूरोक्रेसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, पंजाब पुलिस के बारे में बुराई की जाती है, मतलब कोई आप इदारा उठा के देख लें, उसके हवाले से खुद वुज़रा और खुद वजीर आज़म उनको बुरा कहते हैं, फिर सिस्टम कैसे चलेगा? देखिए, पहली बात तो जैसे आपने खुद कहा कि कोई भी हुकूमत अपने आप को बरी जुबान नहीं करार दे सकती। वो अगर उसके सामने माफियाज के चैलेंजेस हैं तो उसको निपटने का हल भी उनके पास होना चाहिए, एक बात। और ये हर जमात के अंदर, हर इदारे के अंदर एक माफियाज मौजूद है।
हर जब अपोजिशन की जमातें हो, हुकूमत की जमातें हो, इंतजामी अफसरान हो, पुलिस का निजाम हो, जुडिशरी का निजाम हो, आपको हर जगह पे ये माफियाज नजर आएंगे। अब सवाल ये है कि अगर आपने माफिया को शिकस्त देनी है तो आपको अपने सियासी निजाम को ज्यादा से ज्यादा मजबूत बनाना है ना। लेकिन सवाल ये है कि ना यहाँ सियासी निजाम मजबूत है, ना यहाँ कानूनी निजाम मजबूत है। एहतसाब का तो कोई निजाम ही नहीं है। एहतसाब का निजाम ये है कि जो ताकतवर है उसके खिलाफ कोई एहतसाब नहीं होगा, जो कमजोर है उसे पकड़ के छितर भी मारेंगे और जेल में बंद भी कर देंगे। अब सवाल ये है कि जब आपने माफिया को एहतसाब के दायरे कार में नहीं लाना, आपने उनको कैफे किरदार तक नहीं पहुंचाना, तो वो माफिया तो पल पल के बड़ा होता जाएगा ना। इसलिए हुकूमत को ये समझना पड़ेगा कि मैं हमेशा से कहता हूं, आपके प्रोग्रामों में भी कहता हूं कि पाकिस्तान का जो माफिया का जो मसला है ये कैंसर के मर्ज की तरह है। जिसका इलाज डिस्प्रीन की गोली नहीं है। आपको एक गैर मामूली सिचुएशन में गैर मामूली अफर्मेटिव एक्शन लेने पड़ेंगे। आपको सख्त किस्म की कानून साजी करनी पड़ेगी और बेलाग किस्म की कानून साजी करनी पड़ेगी। सलमान साहब एक चीज और देखिए, आपने लोगों को छोड़ दे और अपोजिशन के लोगों को पकड़ ले, सबके खिलाफ बेलाग एहतसाब करेंगे तब ये माफिया कमजोर होगा ना, वरना तो ये माफिया कमजोर नहीं हो सकता। अच्छा, सिर्फ देखिए माफिया को ब्लेम कर देना कि उनकी वजह से ये तब्दीली नहीं आ पा रही या जो विजन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो नहीं इंप्लीमेंट हो पा रहा, इज दैट द ओनली रीजन? या आप ये भी समझते हैं कि इमरान खान साहब को ये भी देखना होगा कि जिस टीम की वो कप्तानी कर रहे हैं उस टीम में वो अहलियत है उस परफॉर्मेंस की जिस तरह से वो चाहते हैं? आपने बिल्कुल दुरुस्त है। और मैं उन लोगों में से हूं जो बार बार इमरान खान की टीम पे तनकीद करता है। मैं ये कहता हूं कि इमरान खान की अपनी टीम के अंदर सलाहियत का फुकदान है। मसलन आप वजीर आला पंजाब को ही देख लें, 2.5 साल हो गए हैं, हमने उनकी हुक्मरानी का वो निजाम समझ नहीं आ रहा जो अपने इदारों पर कंट्रोल कर सके। इसी तरह से उनके बाज गुजरा है, बाज मुशीर हैं, इनकी अपनी टीम भी कमजोर है, ना तजर्बाकार है, सलाहियत का फुकदान है और अच्छे तरीके से सूरत हाल को डील करने की सलाहियत उनके पास नहीं है। इसलिए मसला जहां एक तरफ माफिया है वहां इमरान खान को अपनी टीम को भी रिविजिट करना पड़ेगा। अच्छा, अब ये जो टीम का आपने जिक्र किया ना, जरा उस्मा कारदार साहिबा से पूछते हैं कि अभी राना अरशद साहब ने भी मेंशन किया कि जिस वक्त ये शहबाज शरीफ साहब की काबीना में थे एंड वीव सीन हिम, आप उनसे इख्तिलाफ करें और बहुत सी चीज़ों में इख्तिलाफ होता भी था कि हर चीज़ पर टास्क फोर्स क्यों बना दी जाती थी, लेकिन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर वो अच्छा काम करते नजर आते थे। वजीर आला पंजाब के हवाले से बड़ी शिकायतें, मतलब सवाल इसलिए भी उठते हैं कि भाई आपने सस्ते बाजार बना दिए, इसका मतलब आपको मालूम है कि महंगाई है, लेकिन उस महंगाई को, उस होर्डिंग को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे जो कि एम्बिट एंड पैरामीटर ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट है। तो उस्मा कारदार साहिबा, व्हाट इज इट? ही इज टू लीनियंट, लोग उनकी सुनते नहीं हैं? पहले तो ये बात है नादिया कि वो उनको ड्रामाबाजी नहीं आती है और वो शुरू में थोड़े मीडिया शाये भी थे, वो आके भड़के नहीं उनको लगाने की आदत है, लेकिन उनके दिल में गरीब का बहुत दर्द है। ये आपने जो सस्ते बाजार की बात की, देखें दो बातें होती हैं, एक होता है लॉन्ग टर्म प्लानिंग और एक होता है शॉर्ट टर्म रिलीफ। अच्छा। अब ये जो माफियाज को काबू करना जो है ये लॉन्ग टर्म में आपके आता है क्योंकि ये शुतर बेमुहार हैं। अच्छा। लेकिन इमीडिएटली किस तरह से अवाम को आपने ऑन ग्राउंड थोड़ा सा रिलीफ पहुंचाना है, उसके लिए एक सस्ता बाजार जो है वो एक बहुत अच्छी ऑप्शन है जहां पे फार्मर्स को एक प्लेटफॉर्म दिया गया है कि अब डायरेक्टली अपनी जो सब्जियां हैं और फल हैं और बाकी जो अपनी जो उनके क्रॉप्स हैं वो लाके डायरेक्टली वहां पे सेल करें। उससे मिडिल मैन का प्रॉफिट जो है वो बिल्कुल श्रिंक हो जाता है। ये राणा साहब को मैं जरा याद दिला दूं कि इनके जमाने में भी जो चीनी है वो 140 रुपए तक गई थी, टमाटर भी 400 रुपए तक गए थे और इनका ये जो कहते हैं ना, हमने तो इन स्पाइट ऑफ इतनी प्रॉब्लम्स फिर भी हमने लोगों को रिलीफ दिया था। रिलीफ इन्होंने दिया था IMF के पास 21 दफा जाके वहां से लोन लेते थे और उस लोन में से आधा अपनी जेबों में जाता था और थोड़ा बहुत जो है वो आवाम को रिलीफ देने के लिए सब्सिडी के फॉर्म में चला जाता था। इसीलिए ये विशेष साइकिल है। अब इमरान खान ने आके टफ डिसीजंस लिए हैं। उन्होंने जो अपना करंट अकाउंट डिफिसिट था वो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह वो जीरो पे ले आए हैं। इनके जमाने में तो ये 2 अरब से लेके तो ये 20 अरब तक ये हमें छोड़ के गए थे। ज्यादातर अवाम जो है ना उस्मा, वो ये तो नहीं देखते कि जिन डेफिसिट्स का और जिन करंट अकाउंट और जिन फिस्कल डेफिसिट और जिन ट्रेड डेफिसिट के अच्छे फिगर्स की आप लोग बात करते हैं, एट द एंड ऑफ द डे क्या गरीब
people living below the poverty line, کیا اس میں انکریز نہیں ہوا ہے؟ کیا جاب لیسنس میں انکریز نہیں ہوئی ہے؟ کیا آپ کی آٹا چینی روٹی مہنگی نہیں ہوئی ہے؟ کیا آپ کی رہائش مہنگی نہیں ہوئی ہے؟ لوگوں کو تو یہ ہٹ کرتا ہے. یہ نادیہ یہی تو المیہ ہے کہ آپ سبسڈی پہ تو اگر آپ ایک محتاج کر دیں قوم کو, اب جس طرح اورنج لائن ہے 5 ارب سبسڈی دینی پڑ رہی ہے, جبکہ 280 روپے اگر کرایہ ہو تو پھر کہیں جا کے پھر بھی کہیں جا کے کاسٹ اس کا کور نہیں ہوتا, اور اب حکومت کو 40 روپے رکھنا پڑ رہا ہے. آپ کا وائبل پروجیکٹ تبھی ہوتا ہے اگر آپ کے پاس اس کو فنڈنگ کے لیے اس کے ریسورسز بھی ہوں. سو سبسڈی دینے کی وجہ سے آپ کہتی ہیں کہ حکومت کو نقصان ہوتا ہے, کیونکہ ظاہر ٹیکس منی سبسڈی میں دی جاتی ہے نا. تو آپ کی حکومت ابھی گندم امپورٹ کر رہے ہیں. آئی ایم سوری میم, گندم آپ لوگ امپورٹ کر رہے ہیں رشیا سے, مہنگی گندم, اور اب آپ اس کو سبسیڈائز کریں گے, پاکستان کے عوام کے ٹیکس پیئر کی منی آپ اس سبسڈی میں دیں گے. تو وہ سبسڈی جو پچھلے حکومتوں نے دی وہ غلط تھی, یہ والی حلال ہے؟ نادیہ یہی تو کیبنٹ میٹنگ میں کل کیا بات ہوئی تھی, یہی بات ہوئی تھی کہ جو بیوروکریسی ہے اور جو کارٹیلز ہیں وہ صحیح فیکٹس اینڈ فگرز پہنچنے ہی نہیں دیتے ہیں. وہ آپ کو اتنی غلط پکچر پینٹ کریں گے, لو جی بمپر کراپ ہو گیا, آپ ایکسپورٹ کر دیں چینی, یہ ایسا ہو گیا, کوئی شارٹیج نہیں ہے, اب اس کو آپ امپورٹ کر لیں. تو یہ ساری جو باتیں ہیں یہ انہوں نے سسٹم کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے. اسی سسٹم کو ہم نے توڑنا ہے تاکہ جو ایک عوام کی جو ایک بہتری ہے اس کے لیے سسٹم کام کرے. اس وقت انڈیویجلز کی بہتری کے لیے سسٹم کام کر رہا ہے. آپ کو پتہ ہے جو ڈیٹا ہے سارا جو شوگر امپورٹ ایکسپورٹ ہوتا ہے وہ شوگر مل ایسوسیشن کا ڈیٹا ہے سارا. ہمارے پاس تو اتنے سورسز ہی نہیں, ہم نے کبھی بلڈ اپ کیے کہ ہم اپنے سورس سے ڈیٹا لے کے آئیں. یہ تو حال ہے ہمارا. رانا صاحب مجھے پلیز ایک بات بتائیے گا, میں بڑی شوق میں آتی ہوں جب سارے وزراء یہ کہتے ہیں کہ بیوروکریسی نے تباہی پھیر دی, بیوروکریسی نے اعداد و شماری غلط دیے. کیا کسی بھی وزیر جس کے پاس پورٹ فولیو ہوتا ہے یہ اس پہ لازم نہیں ہے کہ وہ اپنی وزارت کو ہیڈ کر رہا ہے؟ ہی شوڈ بی ہینڈز آن, کہ اسے سب کچھ پتا ہونا چاہیے, اسے کوئی بیوقوف نہ بنا سکے. نادیہ نقیب صاحب میں عرض کروں گا, اگر وہ ہمارا پرانا ٹکٹ ہولڈر عثمان بزدار کہے گا 2 سال بعد بھی کہ میں ابھی انڈر ٹریننگ ہوں اور یہ ٹریننگ لے رہے ہیں اور 12 کروڑ عوام کے اوپر مسائل کو انہوں نے ایسے میں سمجھتا ہوں کہ وارد کر دیا ہے, ان کی نااہلی ہے, ان کی نالائکی ہے. آپ دیکھیں وہ شبر زیدی کہاں ہے جس نے 55,000 ارب روپے ایف پی آر کو اکٹھے کر کے دینے تھے, کون لایا تھا؟ عمران نے یہی سب لائی. آج آئی ایم ایف کا ہیڈ کون ہے؟ ڈاکٹر رضا بھاکر کون ہے؟ اسٹیٹ بینک کا انچارج جو ہے گورنر, یہ لائے ہیں آئی ایم ایف کے پاس. خان صاحب کہتے تھے نہیں جائیں گے, خودکشی کریں گے, پھر بار بار گئے. ہمیں ان کے جانے پر اعتراض نہیں, ان کے طریقہ واردات پر ہمیں اعتراض ہے. وہ دیکھیں بادشاہ ڈیم کا کنٹریکٹر کون ہے؟ رزاق داؤد جو ان کی کیبنٹ کا منسٹر ہے. وہ بابر ندیم کون ہے جو بجلی مافیا کر رہا ہے. اور پھر آج انہوں نے سمری تیار کر لیے, 1 روپے 53 پیسے بجلی اور مہنگی کرنے کی سمری موو ہو چکی ہے. میں صرف عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ 404 ارب شوگر اور گندم میں کس نے لٹا دیے؟ کون ذمہ دار ہے؟ حکومت ذمہ دار ہے. 1400 روپے آپ نے گندم خریدی اور وہ 48 لاکھ میٹرک ٹن گندم کہاں پہ گئی؟ ان کے منسٹر فخر امام صاحب قومی اسمبلی میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے گندم خریدی, پتہ نہیں گئی کہاں پہ ہے. وہ تو خود سوال کر رہے ہیں. اندازہ لگا لیں ہیڈ آف شوگر مافیا جہانگیر ترین کہاں پہ ہے, وہ رپورٹ کہاں پہ ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کے ٹی وی چینل کی وساطت سے کہ جو سردار دو جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو فرانس کے صدر نے جو خاکوں کے متعلق کہا ہے اس پر گورنمنٹ کو سٹینڈ لینا چاہیے اور فوری طور پر ان کے سفیر کو ملک بدر کر دینا چاہیے. اور یہ آپ دیکھیں پرائم منسٹر کی سیٹ پر رہنے پرائم منسٹر نے ابھی آج ہی سارے مسلم ہیڈ آف سٹیٹس کو انہوں نے خط لکھا ہے. نہیں, گستاخانہ خاکوں کے حوالے سے وزیر اعظم نے سٹیپ لیا ہے. رانا صاحب ہم اپنی اپوزیشن ضرور رکھیں, اختلاف کیجئے ان کے نظریے سے, ان کی پارٹی سے, لیکن جس چیز پر انہوں نے سٹینڈ لیا ہے اس کو آپ مانیں. میں بریک لیتی ہوں. پورا ملک ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ ان کے ایمبیسیڈر
ब्रेक ले लेते हैं राना साहब, एक ब्रेक से वापस आते हैं। देखिए ये बड़ी अहम बातें हैं क्योंकि कहीं ना कहीं तहरीक इंसाफ को ये सोल सर्चिंग करनी होगी कि बहुत सारी चीज़ों पर काबू पाया जा सकता है, क्यों सिस्टम उनके इतना खिलाफ जा रहा है। इसका मतलब अपनी टीम को भी देखना होगा कि क्या वो सिस्टम को हैंडल नहीं कर सक रहे। लेट्स टेक अ ब्रेक। सलमान आबिद साहब से पूछते हैं कि रास्ता क्या है। वेलकम बैक। प्रोग्राम का ये आखिरी सेगमेंट है। सलमान आबिद साहब, बड़े कंसाइज तरीके से मैं आपसे पूछना चाहूँगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपके नज़दीक। देखें बार बार एस्टैब्लिशमेंट का नाम लिया जाता है, मैं तहरीक की तरफ अभी नहीं जा रही, लेकिन जब बार बार कहते हैं कि हमारे साथ सेम पेज पर है अफवाज पाकिस्तान, ज़ाहिर है सपोर्ट करती है डेमोक्रेसी को अफवाज पाकिस्तान, आपकी इस्टेब्लिशमेंट, लेकिन अगर मुल्क में इतनी बदहाली हो जाए कि महंगाई पर आप काबू पा ना सकें, आपकी हुकूमत की परफॉर्मेंस बिल्कुल ख़राब हो जाए, तो क्या तब भी सेम पेज रहता है? देखते हैं आप? देखिए बात बड़ी सादी सी है। पाकिस्तान का इस वक्त का जो रेजोल्यूशन है वो किसी एक जमात के पास नहीं है। ना हुकूमत तनहा ये मामला रिजॉल्व कर सकती है और ना ये अपोजिशन जमातें रिजॉल्व कर सकती है, क्योंकि दोनों ने अपने अपने दौरे इक़्तिदार में हुकूमत की है। असल में पाकिस्तान ने इस वक्त ताकत के मराकज़ में, मैं फिर कह रहा हूं, एक डायलॉग करना होगा 4 नुकात के ऊपर। ठीक है। पहला नुकता है गवर्नेंस की बहाली का, कि कैसे हम अपनी गवर्नेंस को इंप्रूव करें। ओके। नंबर दो कि आपने एहतसाब का निजाम चलाना है, तो कैसे एक बेलाब किस्म का एहतसाब हो जिस पर सबका एतमाद हो। नंबर 3, आप अपने इदारों को कैसे मुस्तहकम करेंगे और कैसे इदारों की हुक्मरानी को इंश्योर करेंगे। सही। और नंबर 4, ये जो आप कहते हैं बार बार एस्टैब्लिशमेंट आ जाती है, इंतखाबात को चुराती है, तो आप इस पर भी इत्तेफाक पैदा करें कि कैसे हमने एस्टैब्लिशमेंट के रोल को मिनिमाइज करना है, इलेक्शन को फेयर बनाना है, मैंडेट को तस्लीम करना है। अब ये 4 नुक्तों के ऊपर अगर डायलॉग हो हुकूमत और अपोजिशन समेत बाकी फरीकैन के दरमियान, तो आप कोई रेजोल्यूशन तलाश कर सकेंगे। अदरवाइज ये इमरान खान साहब मुंह पे हाथ फेर के अपोजिशन को सबक सिखाना चाहते हैं। अपोजिशन बड़ी बड़ी बड़के मार के इमरान खान की हुकूमत गिराना चाहती है। नवाज शरीफ लंदन से बैठ के बराह रास्त इदारों के अंदर तकसीम पैदा करने की बात कर रहा है। देखिए वो बकायदा फौज के सरबराहों के नाम लेता है और फौजियों को और जुडिशरी को कह रहा है कि अपने इदारों के खिलाफ खड़े हो जाओ। अच्छा सलमान आबिद साहब, इस मसले का हल है। अच्छा सलमान साहब, लेकिन मेरे सवाल का बिल्कुल कंसाइज जवाब दीजिए। आपके ख्याल में कोई भी इस्टेब्लिशमेंट इतना सपोर्ट करेगी अगर हुकूमतें परफॉर्म ना करें और अवाम में बदहाली बढ़ती चली जाए? देखिए बात यह कि एस्टैब्लिशमेंट के पास कोई मैंडेट नहीं है कि अगर हुकूमत परफॉर्म ना करे तो उसको बाहर निकाल दे। बाहर निकालने का रास्ता इंतखाबात है। इंतखाबात में लोग इमरान खान की हुकूमत को रिजेक्ट करें और नए लोगों को ले आए। ओके, उस्मा साहिबा एस्टैब्लिशमेंट अपना एजेंडा लेके आएगी। अच्छा उस्मा साहिबा, सिर्फ ये बताइएगा आपके नजदीक इस वक्त आप लोगों की हुकूमत के लिए सबसे बड़ा दरपेश चैलेंज क्या है? हमारे लिए सबसे बड़ा जो है वो मईशत को संभाला देना और महंगाई जो है उसको रोकना। इनकी जो अपोजिशन है उसे हमें कोई गम फिक्र फाका नहीं, इनके कोई पास कोई बयानिया नहीं है। इनका सारा बयानिया जो है या वो इंडिया का है या इजराइल का है। मैं तो इनकी अकल पे दंग हूँ। राना साहब की नादिया ये कहते हैं सफीर को निकाल दें। आप 35 साल से हुकूमत में कितने सफीरों को आपने मुल्क से निकाला है? कितना कुछ नहीं हुआ। हमारी जान कुर्बान है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, लेकिन ये तरीका नहीं होता है। आपको एक डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के मुताबिक चलना पड़ता है और फैसले लेने पड़ते हैं। आप यूरोपियन यूनियन के साथ जाके आज प्राइम मिनिस्टर ने तमाम मुस्लिम ममालिक को, बिल्कुल उनके हेड ऑफ स्टेट्स को उनको खत भी लिखा है, उन्होंने लिखा है। अच्छा। और इस बात पे जोर दिया है कि कानून साजी की जाए और इसको रोका जाए। ये जो मुसलमानों के आप जज्बात को मजरूह करते हैं और तौहीन आमेज खाके बनाते हैं, ये अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपने ऊपर फर्ज कर लिया है कि वो इसमें लीड लेंगे और इंशाल्लाह वो ले रहे हैं। अच्छा अब 1 मिनट, क्योंकि वक्त क्योंकि कम है, वक्त बिल्कुल कम है। आपने अपना सबसे बड़ा चैलेंज बता दिया है उस्मा साहिबा, क्योंकि वक्त बिल्कुल कम है एंड आई हैव टू क्लोज द शो। राना साहब के भी लास्ट कमेंट्स ले लूं। राना साहब, महंगाई और मईशत इन्होंने बता दिया है कि सबसे बड़ा चैलेंज है, लेकिन आप लोगों की ऑपोजिशन तहरीक किसी और ही डगर पर चल रही है। मतलब आप लोग पहले कहते थे ये हुकूमत अपने वजन से गिर जाएगी, तो कैश तो आपको इन चीजों पे करना था ना जो अवामी मसाइल थे, ना कि आप कोई अपना ही पंडोरा बॉक्स खोलकर बैठ गए। नादिया साहब, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है,
महंगाई, बेरोजगारी, लाकानूनियत, मुल्क के ऊपर कर्जे और डॉलर की उड़ान। आप ये देखें, ऑरेंज ट्रेन शाबाशी साहब ने बनाई, ना ना, आपका बयानिया कुछ और है, ये तो आप कह रहे हैं। हमारा बयानिया बिल्कुल आईन की बालादस्ती, तमाम अदारों का विद इन पैरामीटर्स आइन के मुताबिक जो प्रिविलेज है उसको अवेल करना चाहिए। जो ये इसी हफ्ते ऑनरेबल फुल बेंच सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन किया है, वो डिसीजन जस्टिस ईसा फैज के रेफरेंस के बाद सदर साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब का कोई अखलाकी जवाब नहीं कि वो इस सीट पर रहे, अब उनका जाना ठहर चुका है। आसिया बीबी के केस में जो इमरान खान साहब के पॉइंट ऑफ व्यू वो देख लें। मैं कहता हूं कि ये हुकूमत जो है ये बैरूनी एजेंडे पर है। आपने क्या किया था? आपने क्या किया था? पर है। अब एक दूसरे के खिलाफ आप लोग इजराइल, बैरूनी एजेंडे, मेरे ख्याल से हमारा, मैं ये कहती हूँ आप लोग अवामी मसाइल पे कम और एक दूसरे पर ये इल्जामात आयद करने में नहीं थकते कि कौन किस एजेंडे पर काम कर रहा है, इजराइल के, भारत के, बैरूनी। बट इन ऑल दिस प्रोसेस आप भूल जाते हैं कि एक अवाम है, एक जमहूर है जिसके लिए काम करना है। मुकद्दस का एहतराम होना चाहिए। अब इस हुकूमत का जाना ठहर चुका है। आप ये देखें, आप आराम करें। मदरसे में अभी वो जो मैंडेट है ना, वो 120 जब वो पूरा हो जाएगा उसके बाद आप मैदान में आ जाए, फिर हम देख लेंगे कैसे मुकाबला होता है। राना अर्शद साहब, अभी आप 2.5 साल इंतजार करें, कहते थे कि धमाके वोट को इज्जत दें और 2.5 साल इंतजार करें। अच्छा, क्योंकि ये वोट की ताकत से ही सही। राना अर्शद साहब, बैठे हैं। राना अर्शद साहब एक मिनट, वोट की ताकत से ही आप लोग बाहर। राना अर्शद साहब एक भी समझ में इस तरह नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं और उज़मा साहिबा क्या कह रही हैं। आपसे मैं, राना साहब, बिल्कुल आप कहीं इधर उधर बहस को ना लेकर जाएं, ये फरमाइएगा। देखिए ये भी सच है, जाहिर है नई हुकूमत है, नई पार्टी है, फर्स्ट टाइम इक़्तिदार में आई है, मसाइल दरपेश हैं। बतौर ऑपोजिशन कोई इंसान कुछ सजेशंस देता है, पार्लियामेंट को चलवाता है, इनको भी बताता है कि भाई यहाँ सिस्टम के अंदर मसाइल आएंगे, ऐसे ऐसे माफिया, इसको ऐसे डील करें। नाजिया साहबा, मियां शबाशी साहब ने जब कहा मसाके मशीयत, इन लोगों ने मजाक उड़ाया। अब शबाशी साहब को दोबारा अंदर कर दिया है। ये कौन सा हिसाब है कि शबाशी को बार बार पकड़ना है? हमजा शबाशी साहब 1.5 साल से अंदर हैं। राना सनाउल्लाह साहब पर केसेस बना दिए। आप जवाब दीजिएगा उस्मा, एक मिनट रफी और इनके मिसाके मईशत को खुद ही मजाके मईशत बनाया इनकी अपनी पार्टी ने। अच्छा, एक तरफ शहबाज शरीफ का ग्रुप, एक तरफ नवाज शरीफ का ग्रुप। एक मिनट मिल सकते। और बीआरटी 20 अरब से शुरू हुआ, 100 अरब खा गए हैं, कोई हिसाब नहीं देता। फॉरेन फंडिंग केस 23 अकाउंट हैं। इत्तेसाब के नाम पर ये पाकिस्तान की तरक्की को दीमक की तरह खा गए। अगर राना साहब एहतसाब बंद हो जाए, राना साहब अगर एहतसाब बंद हो जाए, पहले आप अपना हिसाब, राना साहब के खिलाफ नहीं, राना साहब मेरी बात सुने, पहले उसका हिसाब दे दें जो नैब रेफरेंसेस बने हुए। चलिए, आई थिंक आई विल हैव टू क्लोज विद सलमान आबिद साहब। सलमान आबिद साहब, एक तरफ देखिए ये मसाइल हैं जो कि बड़े रियल इश्यूज हैं ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, और जाहिर है मुल्क की मईशत जो है वो पूरे इस मुल्क का मसला है। आपको लगता है कि वजीर आज़म को भी थोड़ा सा अपने डायरेक्शन को चेंज करना होगा, क्योंकि बारहा अपोजिशन के जवाबदेही के लिए वो जिस तरह से एहतसाब का जिक्र कहते हैं, अपने लोगों को भी बड़ा बकअप करते हैं कि बिल्कुल खुलकर बयानबाजी अपोजिशन के खिलाफ करो, उससे ज़्यादा बेहतर होगा कि अगर वो अपने लोगों से कहे कॉन्सनट्रेट ऑन योर मिनिस्ट्रीज, डिलीवर एंड यू नो इन तमाम मसाइल को हल करें जो कि अवाम में हैं। देखिए नादिया, थोड़ा सा चेंज नहीं करना पड़ेगा, बहुत चेंज करना पड़ेगा हुकूमत को, अपनी करंट स्ट्रेटजी को, अपनी टीम को और अपनी गवर्नेंस के बारे में जो उनकी पॉलिसियां हैं। बहुत बहुत स्ट्रैटेजी आपने कहा चेंज करना होगा, इस पे तफसील से जरूर बात करेंगे, लेकिन मुझे आपका जवाब मिल गया, थैंक यू सो मच। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, जाहिर है ऑपोजिशन डट कर इनका मुकाबला कर रही है, इनको गिराने की भी कोशिश कर रही है, इनके खिलाफ बयानियां भी बड़ा तेज और तुंद है, लेकिन हुकूमत के ऊपर यह लाजिम है कि जो अवामी मसाइल है इस पर काबू पाने के लिए वो बार बार अपनी नाकामी ना बताए, ये कहकर कि माफिया हमें सिस्टम को तब्दील नहीं करने देता। बहुत सी परफॉर्मेंस है जो दिखानी होगी। कई हफ्ते गुजर गए हैं महंगाई के हवाले से, पिछले हफ्ते भी वजीर आज़म ने कहा था कि बस एक हफ्ते जो है उसके बाद महंगाई जो है उसमें कमी आनी शुरू होगी, देखना है क्या परफॉर्मेंस रहती है। विल कीप एन आई ऑन दिस, और उम्मीद है कि महंगाई में कमी आएगी क्योंकि लोग वाकई परेशान हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।